हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी जो पैथोलॉजी है सीरियस सिस्टम की वो खत्म हो जाए और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी। बट आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में एक बात ये बतानी है कि हमें अगला सिस्टम कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। हमारे पास जो ऑप्शन है वो रीनल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या फिर आप लोग जीआईटी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप कहेंगे हम वही अगला सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द जो रिमेनिंग पैथोलॉजी हमारी रह गई है। तो इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर कार्डिक ट्यूमर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो कार्डिक ट्यूमर्स हैं ये क्या होते हैं और इसके अंदर हमें क्या क्या बातें लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलें जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर कार्डिक ट्यूमर्स क्या होते हैं और इसके अंदर हमें कौन कौन सी बातें लाजमी पता होनी चाहिए। अच्छा, तो खैर हम टॉपिक स्टार्ट किया था हमने कार्डिक ट्यूमर्स। जो कार्डिक ट्यूमर्स है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कार्डिक ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हमारी जो बुक है उसने सबसे जो पहला टॉपिक आपको दिया हुआ है इसको हम कहते हैं मिक्सोमास। जो आपका मिक्सोमास है ये एक ऐसा ट्यूमर है जो कहाँ पे होता है, ये आपका एक तो प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर है और मोस्टली ये आपके एट्रिया के अंदर होता है। ठीक है, तो आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि इट इज मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर का मतलब क्या होगा कि ये ऐसा ट्यूमर होता है जो हमारे हार्ट का अपना होता है। और अगर हम इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन की बात करें तो 90% आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है कि 90% चांसेस है कि ये वाला जो ट्यूमर होता है इट इज प्रेजेंट ऑन योर एट्रिया, ये आपके एट्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और कौन से एट्रिया के अंदर, आपका जो लेफ्ट एट्रिया है। ठीक है, तो मिक्सोमास क्या होते हैं, दीज आर मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर। इनकी जो मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है वो आपके एट्रिया होते हैं, मोस्ट कॉमनली लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है कि यार ये जो आपके मिक्सोमास होते हैं हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, दीज आर बैल बॉल वेल्व लाइक डिस्ट्रक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, बॉल वेल्व, ठीक है, बॉल वेल्व ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें अभी मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। देखिए, फर्ज करें कि हमारा जो हार्ट है ना, मतलब हमारा जो दिल है, अगर मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उसका सुपीरियर व्यू लेता हूँ तो मुझे मेरा जो एट्रियम है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ऐसी है, मतलब कि ऊपर से अगर हम देखेंगे तो एट्रियम की जो लुक होगी वो इस तरह की होगी। अब होता ये है कि ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये आपके इस तरह ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक मिक्सोमा है। ठीक है, ये क्या है, एक ये मिक्सोमा है। उसके अलावा फर्ज करें कि आपका एक यहाँ पे मिक्सोमा बन जाता है। उसके अलावा फर्ज करें कि आपका एक यहाँ पे मिक्सोमा बन जाता है। तो आपका जो मिक्सोमा है ये क्या करता है, ये आपके एट्रिया के अंदर डेवलप होता है। तो इससे क्या होगा, देखिए अगर आप गौर करें तो आपके ये जो मिक्सोमास हैं ये क्या कर रहे हैं, दे कैन कॉज obstruction। ये क्या कर सकते हैं, ये obstruction कर सकते हैं आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो यही बात आपकी बुक ने लिखी है कि ये आपके चूंकि एट्रिया के अंदर होते हैं और इसमें इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ बॉल वेल ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या करते हैं, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं बॉल वेल ऑब्स्ट्रक्शन इन लेफ्ट एट्रियम। आपका जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें हम इसको एज अ डिस्क्राइब करते हैं एज अ बॉल वेल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं कि इसमें होता क्या, देखें अगर आप गौर करें तो आपके ये वाले जो ट्यूमर्स हैं चूंकि ये आपके एट्रिया के ल्यूमेन को कम कर रहे हैं, उसकी कैविटी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, इससे आपका जो ब्लड होगा, ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल वो कम होगा, आपके वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम जाएगा। जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम जाएगा तो जाहिर बात है आपकी कार्डिक आउटपुट कम होगी। और इससे हमने कल भी पढ़ा था कि अगर हमारी कार्डिक आउटपुट कम हो जाए कुछ थोड़े से अरसे के लिए, जिससे हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाए, तो डेट इज कॉल्ड सिंकोप। तो इसमें हमें क्या मिल सकता है, इसके अंदर हमें सिंकोप मिल सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा ये तो हमें समझ आ गया है, इसके अलावा और क्या होता है। तो ये जो हमारे ट्यूमर्स होते हैं ना, ये हमारा एक साइटोकाइन बनाते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 6। तो दे कैन प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 6। तो ये क्या करवाते हैं, ये इंटरल्यूकिन 6 की प्रोडक्शन करते हैं। तो इंटरल्यूकिन 6 से होगा क्या, देखें अब ये जो इंटरल्यूकिन 6 है ना, ये ट्यूमर बनाता है और ये जो इंटरल्यूकिन 6 होगा ये क्या करेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें इससे बुखार हो जाएगा। उसके अलावा और क्या होगा, वेट लॉस। देखिए जो आपका इंटरल्यूकिन 6 है ना, ये बड़ा मशहूर है वेट लॉस के हवाले से। तो इंटरल्यूकिन 6 की वजह से आपका जो पेशेंट होगा उसका एक तो वेट लॉस होगा और क्या होगा, फीवर होगा। उसके अलावा आपने याद रखना है कि अगर हम इसकी अस्कल्टेशन की बात करें तो आपका जो मिक्सोमा होता है इसकी अस्कल्टेशन हमें कैसे मिलेगी, देखें इसकी अस्कल्टेशन में आपने कहना है कि हमें मिलता है ट्यूमर प्लॉप साउंड। ठीक है, हमें क्या मिलता है, ट्यूमर, ठीक है, वी विल गेट ट्यूमर प्लॉप साउंड। जो आपका ट्यूमर प्लॉप साउंड है ये इट इज जस्ट लाइक मिट्रल स्नोसिस। तो आपका ये वाला जो ट्यूमर है ये आपके मिट्रल स्नोसिस को क्या कर सकता है, मिमिक कर सकता है। देखें मिट्रल स्नोसिस के अंदर भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, आपकी कार्डिक आउटपुट कम होती है, तो इट कैन मिमिक द मिट्रल स्टेनोसिस। तो इसके अंदर हमें ट्यूमर प्लॉप साउंड मिलता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, चूंकि ये भी ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है तो इट कैन जस्ट लुक लाइक मिट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, ये आपने देखना है। उसके बाद आप कहते हैं कि इसमें और क्या होगा, तो इसमें आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि मर्मर्स एंड सिम्टम्स वर्स इन अपराइट पोजीशन, कि इसके
इसके जो मर्मर्स होते हैं, ठीक है, इसके जो मर्मर्स होते हैं या फिर इसकी जो सिम्टम्स होती हैं, दे कैन वर्स, ठीक है, वो मजीद आपकी वर्स हो सकती है किसमें, अपराइट पोजीशन के अंदर। देखिए अपराइट पोजीशन में जैसे पेशेंट आएगा तो उसके मर्मर्स की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये आपने देखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इस ट्यूमर की हम हिस्टोलॉजी करें तो हिस्टोलॉजी पे हमें क्या मिलेगा, तो हिस्टोलॉजी पे आपने याद रखना है कि जब भी हम इस ट्यूमर की हिस्टोलॉजी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेलिटेनियस मटेरियल मिलेगा, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, एक जेल की तरह मटेरियल मिलेगा, तो जेलिटेनियस मटेरियल, तो वी विल गेट जेलिटेनियस मटेरियल ऑन द हिस्टोलॉजी। फिर आपने याद रखना है कि जो आपके ये वाले सेल्स होंगे, मिक्सोमा वाले सेल्स होंगे, ये क्या होंगे, दे विल बी इमर्स्ड, वो किसके अंदर इमर्स्ड होंगे, ग्लाइकोजा, ठीक है, ग्लाइकोजा अमाइनोग्लाइकेंस, जो आपके ग्लाइकोजा अमाइनोग्लाइकेंस है उसके अंदर क्या होंगे, इमर्स्ड होंगे। तो हम इसको जरा रिवाइज करते हैं। देखिए जो कार्डिक ट्यूमर्स हैं ये आपके दिल के ट्यूमर होते हैं, और कार्डिक ट्यूमर्स में आपने याद रखना है कि ज्यादातर ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो किसी और ऑर्गन से आए होते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमारे जो दिल के ट्यूमर्स है ना, इनमें जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स वो होते हैं दैट आर मोस्ट कॉमन, दैट आर सेकेंडरी ट्यूमर्स। फॉर एग्जांपल आपकी बुक ने मिसाल दी हुई है कि जो मेलानोमा होता है, ठीक है, मेलानोमा अब आपकी स्किन का कैंसर है, तो मेलानोमा क्या करता है, ये आपके हार्ट तक क्या कर सकता है, मेटासाइज कर सकता है। तो मोस्ट कॉमन जो आपके कार्डिक ट्यूमर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। हार्ट के अपने ट्यूमर्स बहुत कम होते हैं, बट हाँ हमारे जो हार्ट के अपने ट्यूमर्स हैं उसमें एक हमारी मिसाल है मिक्सोमा। ये क्या है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर है, ये हमारे एट्रिया के अंदर होता है। अब ये एट्रिया के अंदर इस तरह पाया जाता है कि ये हमारे एट्रिया की ना ऑब्स्ट्रक्शन करता है। ये क्या करता है, इट कैन कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एट्रिया। अब चूंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन करता है एट्रिया की, चूंकि ये एट्रिया की ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो बिल्कुल ये मिमिक कर सकता है किसको, हमारी मिट्रल स्टेनोसिस को। हमें ऐसे लगेगा कि यार ये मिट्रल स्टेनोसिस है, तो इट कैन मिमिक द मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो ट्यूमर होता है ना, ये आपके अंदर बॉल वेल्व ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है। उसके बाद ये एक ट्यूमर आपका एक साइटोकाइन बनाता है जिसको इंटरल्यूकिन 6 कहते हैं। इस इंटरल्यूकिन 6 की वजह से जो पेशेंट होगा उसको बुखार होगा और उसको क्या होगा, वेट लॉस होगा। फिर आपने कहना है कि जब हम इसकी अस्कल्टेशन करते हैं तो हमें ट्यूमर प्लॉप मिलता है, और इट जस्ट लुक लाइक, या हमें ऐसे लगता है कि पेशेंट को मिट्रल स्टेनोसिस है, क्योंकि देखिए मिट्रल स्टेनोसिस के अंदर भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कार्डिक आउटपुट कम होती है, तो इसके अंदर भी सेम चीजें हैं। उसके बाद इसके जो मर्मर्स हैं या जो इसकी सिम्टम्स हैं वो आपको वर्स होती दिखाई देती हैं किसके अंदर, अपराइट पोजीशन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाती है, उसकी सिवियरिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम आगे चलें और अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी की, तो आपका जो मिक्सोमा होता है, जब हम इसकी हिस्टोलॉजी करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है, जेलिटेनियस मटेरियल, हमें क्या मिलता है, जेलिटेनियस मटेरियल मिलता है, मिक्सोमा सेल्स मिलते हैं, और ग्लाइकोजा अमाइनोग्लाइकेंस जो उसके अंदर ये मस्ट होते हैं आपके कौन से, मिक्सोमा सेल्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो अगला ट्यूमर आता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेब्डो, उसको हम क्या कहते हैं, रेब्डोमायोमास। जो आपके रेब्डोमायोमास है ये क्या होता है, इसमें देखें जो रेब्डोमायोमा है इसमें इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर। ये क्या है, ये बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, कौन सा, प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर। तो इसमें पहली लाइन क्या होगी, इट इज मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट, ठीक है, मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर, कार्डियक ट्यूमर इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है किसके साथ, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ, किसके साथ, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ इसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसमें जब हम हिस्टोलॉजी करते हैं, जब हम इसमें हिस्टोलॉजी करते हैं तो हिस्टोलॉजी पे हमें क्या मिलता है, तो हिस्टोलॉजी पे आपने याद रखना है इसके अंदर हमें क्या मिलेगी, हिमाटमेटियस, ठीक है, इसमें क्या मिलेगी, हिमाटमेटियस ग्रोथ। इसमें हमें ऐसी ग्रोथ मिलती है जिसकी क्या होती है, जिसमें डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज होते हैं। देखें अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि हिमाटोमा क्या होता है और हिमाटोमा कोई ट्यूमर होता है, तो आपने कहना है जो हिमाटोमा होता है ना, इट इज नॉट अ ट्यूमर, ये कोई ट्यूमर नहीं है, ठीक है, जो हिमाटोमा है इट इज नॉट अ ट्यूमर। उसके अलावा आपने कहना कि फिर हिमाटोमा होता क्या है, तो आपने कहना इट इज जस्ट डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ, ये आपकी एक डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ होती है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो हिमाटोमा क्या है, इट इज नॉट अ ट्यूमर, इट इज डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि जो मायोमा होता है वो तो हमारे एट्रिया के अंदर होता है, बट जो आपका रेब्डोमायोमास होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, तो आपने कहना है मोस्ट कॉमन हमारे जो रेब्डोमायोमास होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स, ये हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद हमारा एक बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है कॉस्मॉल ब्रीदिंग। जो आपकी कॉस्मॉल ब्रीदिंग है इसमें आपने क्या याद रखना है,
और इसमें मतलब हमें कौन-कौन सी बातें पता होनी चाहिए, बल्कि कॉस्मोल ब्रीथिंग नहीं है, इसमें पहले उसने लिखा हुआ है कॉस्मोल साइन। जो कॉस्मोल ब्रीथिंग है ना, ये हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ कॉस्मोल साइन? कॉस्मोल साइन क्या होता है, इसको ज़रा हम देखते हैं। देखिए, आपने याद रखना है, सबसे पहले तो आप सबको पता है कि हमारी जो जेवीपी है, वो कब रेज़ करती है। देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करें, पहले हम नॉर्मली बात करते हैं, जो नॉर्मल इंसान होता है। नॉर्मल इंसान के अंदर आप सबको पता है कि जब एक नॉर्मल इंसान इंस्पायर करता है, जब एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, इंस्पायर करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर उसका जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर है, ठीक है? उसका जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर है, वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। तो इंट्राथोरैसिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है, जिससे क्या होता है, जिससे उसका वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है और उसकी वेन्स के अंदर प्रेशर कम आता है, ठीक है? उसकी वेन्स के अंदर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान का जो जेवीपी है, जुगुलर वेनस प्रेशर, वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है? तो हमने कहा कि जब भी एक नॉर्मल इंसान इंस्पायर करता है, तो उसका इंट्राथोरैसिक प्रेशर कम होता है। जब थोरैक्स के अंदर हमारी वेन्स पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर प्रेशर कम लगेगा, तो वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा। जब वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, तो आपका जो जुगुलर वीनस प्रेशर है, ये भी क्या होता है, ये भी डिक्रीज़ होता है। जब जुगुलर वीनस प्रेशर डिक्रीज़ होगा, तो ये एक नॉर्मल इंसान के अंदर होता है। बट हाँ, अगर हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ हमारी ट्रेडिशन से हट जाए, मतलब जिस तरह नॉर्मल होती है, अगर वैसे ना हो, उससे उलट होना शुरू हो जाए, अगेंस्ट द ट्रेडिशंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैराडॉक्सिकल। इसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल। अब ये जो पैराडॉक्सिकल है, ये क्या है? देखिए, पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है जो चीज़ नॉर्मल से हट जाए। तो पैराडॉक्सिकल में आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि इसमें क्या होगा, इसमें जब भी ये एक बंदा जब इंस्पायर करेगा, तो आप सबको पता है कि इंस्पायर करने पे हमारा जो जेवीपी है, वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसके अंदर इंस्पायर करने पे पैराडॉक्सिकल इंक्रीज़ ऑफ जेवीपी, आपका जो जुगुलर वेनस प्रेशर होगा, वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। तो इट इज़ कॉल्ड कॉस्मोल साइन। इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मोल साइन कहते हैं। अब आप कहते हैं कि ऐसा होता क्यों है? तो इसको समझने के लिए पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, इसमें होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जो राइट वेंट्रिकल है ना, वो प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो पाता। तो इम्पेयर्ड राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग, इसमें क्या होता है, आपकी जो राइट वेंट्रिकल है, वो प्रॉपर तरीके से फिल नहीं होता। उससे होगा ये कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है, फॉर एग्जांपल उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, या जो आपका राइट वेंट्रिकल है, वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल कैन नॉट अकोमोडेट। मैं अभी आपको इसको डायग्राम से क्लियर करवाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। तो आपका जो राइट वेंट्रिकल होगा, वो आपके ब्लड को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। जब अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो उससे होगा क्या कि जैसे ही आप इंस्पायर करेंगे, जैसे ही आप इंस्पायर करेंगे, आपका वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा। देखें, हम कहते हैं कि एक बंदा है, जब वो इंस्पायर करता है, तो उसका वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है। जैसे ही वीनस रिटर्न ज़्यादा है, अब नॉर्मल इंसान के अंदर तो जो ब्लड है, वो उसके हार्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन इसका जो राइट वेंट्रिकल है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आपका जो ब्लड होगा, वो क्या करेगा, वो बैक फ्लो करेगा, वो वापस आने की कोशिश करेगा। तो ब्लड विल बी बैक फ्लो। ब्लड क्या करेगा, बैक फ्लो करेगा इनटू द वेना केवा। आपकी जो वेना केवा है, उसके अंदर आपका ब्लड क्या करेगा, बैक फ्लो करेगा। और आपके बैक फ्लो जब ब्लड करेगा, तो आपका जो जेवीपी होगा ना, वो रेज कर जाएगा। तो आपने याद रखना है, जब एक इंसान इंस्पायर करता है, तो उसका वीनस रिटर्न ज्यादा हो जाता है। जब उसका वेनस रिटर्न ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, बैक फ्लो इनटू द वेना केवा। उसकी जो वेना केवा होगी, उसके अंदर ब्लड बैक आएगा, जिससे क्या होगा, उसका जुगुलर वीनस प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं कॉस्मोल साइन। देखिए, इसमें सिंपल बात ये है कि जो कॉस्मोल साइन है, ये हमें किस कंडीशन में मिलेगा? ये हर उस कंडीशन में मिलेगा, जिसमें हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, वो हमारे ब्लड को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा। अब आप कहते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी कंडीशंस हैं? देखिए, इसमें पहली कंडीशन हमने पीछे भी पढ़ी थी, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। जो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, ये क्या चीज़ होती है? देखिए, इसमें आपका जो हार्ट है, वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाता, आपके ब्लड को अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है, इसमें सेकंड नंबर पे क्या आता है, दैट इज़ कार्डियोमायोपैथी। आपकी जो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, जिसमें हमारे हार्ट की कंप्लायंस खराब हो जाती है, तो उसमें भी आपका हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आपने याद रखना है राइट हार्ट फेलियर। जो राइट हार्ट फेलियर है, इसके अंदर भी नहीं हो सकता। उसके अलावा राइट एट्रियल या वेंट्रिकुलर ट्यूमर, जो अभी हमने पढ़ा कि अगर एक पेशेंट है और उसको क्या है, उसको वेंट्रिकल या फिर एट्रिया का ट्यूमर है, तो उसका जो ब्लड होगा ना, वो उसके वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाएगा और बैक फ्लो करेगा और उसका जेवीपी इंक्रीज कर देगा। इसको हम कॉस्मोल साइन कहते हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखें, अगर हम इसकी डायग्राम देखें, तो फर्ज करें कि दिस इज योर हार्ट, ठीक है? ये आपका क्या है, हार्ट है, और ये उसकी 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है? तो ये हमने बना लिया कि ये आपका एक साइड पे मिट्रल वाल्व है और एक साइड पे आपका क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। अच्छा, अब होता ये है कि आपका जो ये वाला
आपका वीनस रिटर्न यहाँ से आ रहा है, ठीक हो गया। फर्ज करें कि एक बंदा है और उसका जो वेंट्रिकल है ना, वो उसकी कैविटी छोटी हो गई है, कि आपका जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इंस्पायर करेंगे, आपका वीनस रिटर्न ज्यादा होगा और ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपके वेंट्रिकल के अंदर आने की कोशिश करेगा। चूंकि ब्लड की कैविटी पहले ही कम हो चुकी है, पहले ही आपका हार्ट छोटा हो चुका है, तो क्या होगा, जैसे ही आप इंस्पायर करेंगे, ब्लड एक दफा आएगा तो सही, बट वही ब्लड क्या करेगा, बैक फ्लो करेगा आपकी वेना केवा के अंदर, एंड इट विल इंक्रीज योर जेवीपी। इसको हम कहते हैं कोस्मॉल साइन, और ये एक पैराडॉक्सिकल कंडीशन है, ये नॉर्मल इंसानों के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा छोटा सा टॉपिक है कि कोस्मॉल साइन हमें किस किस कंडीशन में मिलता है। तो हर वो कंडीशन जिसमें हमारा वेंट्रिकल की प्रॉपर फीलिंग नहीं होगी, उसमें हमें कोस्मॉल साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फार्माकोलॉजी को। देखिए, जो फार्माकोलॉजी है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो कार्डिक फार्माकोलॉजी है, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे, सीवीएस फार्माकोलॉजी। और इसमें हम पहला टॉपिक आज पढ़ते हैं कि सीवीएस फार्माकोलॉजी में पहला जो टॉपिक है उसमें आपने कौन कौन सी बातें करनी है। बाकी जो इसकी प्रॉपर फार्माकोलॉजी है वो तो अगली क्लास से स्टार्ट होगी, बट जो आपकी बुक ने सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है ना, इसमें कोई खास समझने वाली बात तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक दफा करवा देता हूँ। देखें, इसमें आपने याद रखना है, सबसे पहले तो आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन थी इसकी वजह क्या थी। तो हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, इट इज इडियोपैथिक। ये क्या होती है, इडियोपैथिक होती है, और इसको हम एसेंशियल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एसेंशियल हाइपोटेंशन। अब जो प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपोटेंशन है, इसमें हम कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज एस इनहिबिटर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एस इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपने एक ड्रग याद रखनी है जो आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, इसको हम कहते हैं ARBs, ठीक है। तो ARB का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड ARBs। उसके अलावा हम इसमें और कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, दीज आर थायाजाइड डायूरेटिक, इसको हम रीनल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो आपके जो थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर। उसके अलावा आप इसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में आप ये 2-3 ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन भी है और उसका हार्ट भी फेल है, तो उसमें हम कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे। तो हाइपरटेंशन प्लस हार्ट फेलियर, तो आपने कहना है कि अगर कोई बंदा है उसको हाइपरटेंशन भी है और उसका हार्ट भी फेल हो चुका है, तो उसके अंदर जो हम ड्रग्स यूज करेंगे। देखें, हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि आपका जो दिल है ना, वो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा। तो इसमें सबसे पहले तो हम यूज करेंगे डायूरेटिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, डायूरेटिक्स यूज करेंगे, ताकि अगर कोई एडिमा वगैरह हुआ है तो वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। उसके अलावा इसके अंदर हम और क्या यूज कर सकते हैं, एस इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन आल्सो यूज एस इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है, इसके अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, एल्डोस्टिरोन, ठीक है। तो एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है, इसके अंदर हम एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज आपने इसमें याद रखनी है। देखिए, आपके जो अगर एक बंदा है उसका हार्ट फेल हो चुका है ना, तो आपने बीटा ब्लॉकर बड़े ख्याल से यूज करने हैं, ठीक है। तो आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है कि बीटा ब्लॉकर्स मस्ट बी यूज कॉशियसली इन डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर। जो आपका डीकंपनसेटेड, ठीक है, डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर होता है ना, इसमें आपने जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनको बड़े ख्याल से यूज करना होता है, ठीक है। और हाँ, जो आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं, दे आर कंट्रा इंडिकेटेड, दे आर कंट्रा इंडिकेटेड। तो बीटा ब्लॉकर्स आर कंट्रा इंडिकेटेड इन कार्डियोजेनिक शॉक। जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है उसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे लिखें आप लोग ना, यहाँ पे एक एमसीक्यूज लिखें, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ, ठीक है, इन विच टाइप ऑफ एम आई, मतलब एम आई की कौन सी ऐसी टाइप है, बीटा ब्लॉकर्स आर कंट्रा इंडिकेटेड, जिसमें आपके जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर कंट्रा इंडिकेटेड। तो आपने याद रखना है दैट इज इंफीरियर वॉल एम आई। जो आपका इंफीरियर वॉल एम आई होता है, इसके अंदर क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स आर कंट्रा इंडिकेटेड। तो इन विच टाइप ऑफ एम आई द बीटा ब्लॉकर्स आर कंट्रा इंडिकेटेड, दैट इज इंफीरियर वॉल एम आई। ऐसा क्यों होता है, देखें मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ। फर्ज करें कि ये आपका हार्ट है ना, ठीक है, और इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला मतलब इसका अगर इस्कीमिया हो जाता है, तो आपने याद रखना है कि इसके बिल्कुल साथ से क्या गुजर रही होती है, आपकी
वेगस नर्व गुजर रही होती है, ठीक है। तो जब किसी बंदे को इंफीरियर वॉल एमआई होता है ना, इंफीरियर वॉल एमआई, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वेगल स्टिमुलेशन हो सकती है। उसके अंदर क्या हो सकती है, वेगल स्टिमुलेशन। जो वेगल स्टिमुलेशन है ये आपको क्या करवाती है, तो आप सबको पता है कि ये हमारे हार्ट रेट को कम करती है, तो इट कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। अब आपका जो पेशेंट है उसको पहले ही ब्रेडिकार्डिया, उसके अंदर पहले वेगल स्टिमुलेशन है, आपने क्या किया, आपने ऊपर से बीटा ब्लॉकर्स भी दे दिए, आपने ऊपर से क्या किया, बीटा ब्लॉकर भी दे दिए। जब आपने बीटा ब्लॉकर्स दिए तो उसकी वेगस नर्व मजीद मतलब वेगस नर्व की जो एक्टिविटी है वो मजीद ज्यादा हो सकती है, और उसके अंदर जो ब्रेडिकार्डिया है वो मजीद वर्स हो सकता है। तो आपने याद रखना है कि बीटा ब्लॉकर्स आर कंट्रा इंडिकेटेड इन इंफीरियर वॉल एमआई, क्योंकि ये हमारे ब्रेडिकार्डिया को मजीद क्या कर सकता है, वर्स कर सकता है, ठीक है। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आपसे एक और बात पूछी जाती है, देखिए आपसे एक और सवाल ये पूछा जा सकता है कि एक बंदा है और उसको हार्ट फेलियर है, ठीक है, उसको क्या है, उसको हार्ट फेलियर है प्लस उसको हाइपरटेंशन है, और हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर जो हमारे कार्डिक सिस्टम्स हैं, जो हमारे मायोकार्डियल सेल्स हैं, उनकी रीमॉडलिंग ना हो। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो प्रिवेंट करेगी, टू प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम मायोकार्डियल रीमॉडलिंग। मायोकार्डियल रीमॉडलिंग से बचने के लिए हम कौन सी ड्रग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डेट इज योर एस इनिबिटर। देखिए जो एस इनिबिटर है, हमारी स्टडीज ने हमें ये साबित किया है कि जो एस इनिबिटर है इसको आप हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन में तो दे ही सकते हैं, उसके अलावा ये आपके हार्ट के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होने देती, उसकी रीमॉडलिंग से आपको बचाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कौन सी ऐसी ड्रग है जो आपके हार्ट के स्ट्रक्चर को रीमॉडलिंग से बचाती है, तो डेट इज एस इनिबिटर, उसका नाम क्या है, एस इनिबिटर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा एक और चीज यहां पे लिखें कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, अगर एक पेशेंट है और उसको क्या है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, तो यहां पे आप लिखें व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर आइसोलेटेड सिस्टोलिक, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इन ओल्ड एज, ठीक है, मतलब ओल्ड एज के अंदर अगर एक पेशेंट है उसको सिर्फ सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, तो आप उसमें कौन सी ड्रग देंगे। अब इसमें ना दो ड्रग्स आती है, देखिए अगर एक पेशेंट है उसमें आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, किसके अंदर, ओल्ड एज के अंदर, अगर तो वो बंदा डायबिटिक है, ठीक है, अगर तो वो क्या है, बंदा डायबिटिक है, तो डायबिटीज के अंदर तो हाइपरटेंशन के लिए जो हमारी बेस्ट ड्रग होती है वो होती है एस इनिबिटर। वो क्या होती है, वो एस इनिबिटर होती है। जो एस इनिबिटर्स हैं, देखें अगर कोई बंदा है उसको सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है ओल्ड एज के अंदर, और अगर वो डायबिटिक है तो फिर हम एस इनिबिटर देंगे, नो डाउट एस इनिबिटर इज बेस्ट ड्रग। बट हाँ, अगर वो नॉन डायबिटिक है, ठीक है, अगर वो क्या है, अगर वो नॉन डायबिटिक है, तो फिर हम उस कौन सी ड्रग देंगे, तो देन वी कैन प्रिस्क्राइब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, हम क्या दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फॉर एग्जांपल हम उसमें एमलोडिपीन दे सकते हैं, ठीक है, तो एमलोडिपीन हम इसके अंदर दे सकते हैं, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये हम इसके अंदर देंगे, ठीक है। तो ये आपने छोटी छोटी बातें इसमें याद रखनी है कि आपका जो हार्ट फेलियर है, अगर आपको हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर है तो आप कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, कौन सा एमआई है जिसके अंदर आपके बीटा ब्लॉकर्स कंट्रा इंडिकेटेड होते हैं, उसके अलावा कौन सी ऐसी ड्रग है जो हमारी कार्डिक रीमॉडलिंग से हमें बचाती है, और कौन सी ड्रग है जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं, और आपकी बुक ने जो अगला मतलब लिखा हुआ है वो उसने लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा है और उसको हाइपरटेंशन है प्लस उसको क्या है, डायबिटीज है, तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज इसमें हम कौन कौन सी ड्रग्स देंगे। देखिए हाइपरटेंशन और डायबिटीज इसमें अगर आप मुझसे पूछें तो बेस्ट ड्रग जो होती है दैट इज एस इनिबिटर, दैट इज एस इनिबिटर्स। जो एस इनिबिटर्स और आपके जो ए आर बीज होती हैं, दीज आर बेस्ट ड्रग ऑफ हाइपरटेंशन इन डायबिटीज मेलिटस। उसके अलावा आप इसके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें क्या दे सकते हैं, थायाजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है, तो यू कैन आल्सो प्रिस्क्राइब थायाजाइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर, थायाजाइड डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सारी चीजें आप इसके अंदर देंगे। उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें कि एक पेशेंट है और उसको हाइपरटेंशन है लेकिन शी इज प्रेगनेंसी के अंदर, तो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के अंदर अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो आप उसको कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने एक निमोनिक याद रखना है, उस निमोनिक को आपने कहना है न्यू मदर, ठीक है, न्यू मदर हेट लेबर। जो आप न्यू मदर्स होती हैं दे हेट्स लेबर, मतलब कि वो लेबर से हेट करती हैं क्योंकि आपको पता है लेबर में पेन बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमारा निमोनिक है। निमोनिक में आपकी सबसे पहले क्या होगी, नफीडीपीन। जो नफीडीपीन है, इस नफीडीपीन को हम यूज कर सकते हैं कि इसके अंदर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। उसके अलावा एम से क्या याद रखना है, दैट इज अल्फा अल्फा मिथाइल डोपा। देखिए क्लिनिकल सेटअप के अंदर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो
क्लिनिकल सेटअप के अंदर जो मोस्टली हम ड्रग यूज़ करते हैं दैट इज़ मिथाइल डोपा, ये ज़्यादा अवेलेबल है, हर क्लिनिक के अंदर अवेलेबल होती है। उसके अलावा आपकी आती है जी हाइड्रेलाज़ीन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेलाज़ीन। जो हाइड्रेलाज़ीन है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो आखिरी ड्रग दैट इज़ अ बीटा ब्लॉकर, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं। मतलब वैसे तो क्लिनिकल सेटअप में ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं ना, वो अल्फा मिथाइल डोपा होते हैं, बट जो लबीटालोल होती है इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो लबीटालोल कैन आल्सो बी यूज्ड, लबीटालोल कैन आल्सो बी यूज्ड इन द हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी। तो ये 4 ड्रग्स हैं, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं कि कौन सी ड्रग्स है जिसको हम प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है निमोनिक्स है, न्यू मदर, हेट्स लेबर, निफिडिपिन, अल्फा मिथाइल डोपा, हाइड्रेलाज़ीन, लबीटालोल, ठीक है? ये 4 ड्रग्स हैं, दीज़ आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है? ये इसमें आपकी सारी खत्म हो गई हैं। उसके अलावा हम जो इससे अगली क्लास होगी, उसके अंदर हम प्रॉपर अपनी जो फार्माकोलॉजी उसको स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले तो हम अपनी फिजियोलॉजी को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद हम फिर एक-एक करके ड्रग्स को पढ़ेंगे, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। अगली क्लास के अंदर हम अपना वो स्टार्ट करेंगे, जो हमारा डायग्राम बनी हुई है उसको समझेंगे और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है? तो चलें जी, अपना ख्याल रखें, हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।